IAS 12 टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे दो टैक्स, वो दोनों इसमें कवर होते हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। इनमें क्या फर्क होता है, ये एक चार्ट बना रहा हूं। ये चार्ट जो है ये हमें बड़ा हेल्प देगा पूरे स्टैंडर्ड में। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि आप नॉर्मली पहले कैलकुलेट करते हो अकाउंटिंग प्रॉफिट। What is an accounting profit? The profit before tax. It's not after tax, क्योंकि टैक्सेशन की तो हम डिस्कशन करने लगे हैं। Profit before tax calculated in accordance with the relevant IAS and IFRS, यानी मुख्तलिफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने के बाद जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं, दिस इज नॉन एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। अच्छा, जो भी मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है, सपोज मैं वैसे एक फिक्टिशियस अमाउंट लेता हूं, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट 70,000 है। अच्छा, अब ऑब्वियसली 70,000, अब मैंने इस पे टैक्स पे करना है, तो टैक्स अगर मैं इस पे कैलकुलेट करूंगा तो टैक्स अथॉरिटीज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। टैक्स अथॉरिटीज उस टैक्स को एक्सेप्ट करती है जो टैक्स लॉस के मुताबिक हो। यानी इसका मतलब अकाउंटिंग के अंदर जो हमने रूल्स लगाए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेस पे हैं। टैक्स ये कहता है जी कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, हम इस पॉइंट को मानते हैं। मिसाल के तौर पे जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको आइडिया होगा कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन डिफर होती है। अब जिसकी वजह से ऑब्वियसली प्रॉफिट में फर्क आएगा। तो लिहाजा हमने क्या करना है कि हमने एक प्रॉफिट और कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल प्रॉफिट। What is a taxable profit? This is also tax a profit before tax, but calculated in accordance with the tax laws. यानी आप इन दोनों में फर्क देख लो। दिस इज, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सिर्फ फर्क क्या है कि ये प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके, ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया है मैंने टैक्स के रूल्स के मुताबिक। यकीनन सेम नहीं आएगा। सपोज मैं कहता हूं जी इस पे टैक्स जो है वो 80,000 बनता है। अब जिस वक्त ये दो प्रॉफिट निकल आए, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम टैक्स किस पर पे करेंगे? क्या मुझे 70,000 पे करना है या 80,000 पे? Obviously we have to pay the tax on 80,000 rupees rather than 70, क्योंकि अगर टैक्स अथॉरिटीज इसको एक्सेप्ट करती तो फिर ये निकालते ही क्यों? ये तो हमने कैलकुलेट ही इसलिए किया कि इस पे टैक्स पे करना है। अब लेट्स से द टैक्स रेट इज 30%। इफ द टैक्स रेट इज 30%, तो मेरा 24,000 टैक्स बन गया जो मैंने पे करना है। ये 24,000 जो है, दिस इज नॉन एज करंट टैक्स। अच्छा, अब आगे चलते हैं, दोबारा से यहां पर आते हैं। ये दो प्रॉफिट मैंने निकाले थे, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक टैक्सेबल प्रॉफिट। इन दोनों के अंदर ऑब्वियसली ये जो भी आ रहा है इसको हम नाम क्या देते हैं? डिफरेंसेस। अच्छा, मैंने यहां वर्ड डिफरेंस यूज नहीं किया, डिफरेंसेस क्यों यूज किया? क्योंकि ये प्रॉफिट किसी एक रीजन की वजह से नहीं हो रहा। लॉजिक समझो ना। वैसे तो मैं इसको कह सकता हूं ना कि जी 70-80 में डिफरेंस ये है, लेकिन मैंने डिफरेंसेस का वर्ड इसलिए यूज किया कि ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा। दिस डिफरेंट में कंप्राइज ऑफ वेरियस अकाउंटिंग एंड टैक्स ट्रीटमेंट विच में डिफर। माइट भी ये 3 आइटम्स की वजह से हो, 4 आइटम्स की वजह से हो। अब जिस वक्त ये डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस को हमने फर्दर एनालाइज करना होता है। जब फर्दर एनालाइज करते हैं तो ये डिफरेंस दो किस्म के होते हैं। वन इज नॉन टेम्परेरी डिफरेंस एंड सेकेंड इज नॉन एज परमानेंट डिफरेंस। ये दोनों में अब फर्क क्या है? एनी डिफरेंस विच में अराइज इन द 1 year एंड विल बी यानी एडजस्टेड इन द फ्यूचर। ठीक है, यानी किसी एक साल में अगर डिफरेंस क्रिएट होता है तो किसी और साल में जाकर ईयर या ईयर्स में वो खुद बहुत ये खत्म हो जाएगा डिफरेंस। हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है, ये टेम्परेरी डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे एक एसेट आपने खरीदा है 10,000 रुपीज का,
अकाउंटिंग ये कहती है, अकाउंटिंग कह रही है जी कि इसको 4 ईयर पे डेप्रिसिएट करो। जब मैं इसको 4 ईयर पे डेप्रिसिएशन करता हूं तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई? 2500। टैक्स ये कहता है कि इसको 5 साल में डेप्रिसिएट करो, तो टैक्स के पॉइंट ऑफ से डेप्रिसिएशन कितनी आई? 2000। अब गौर से देखिएगा, ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। जब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में डिफरेंट है, टैक्स में डिफरेंट है, तो प्रॉफिट भी डिफरेंट आया। पहले साल भी 500 का डिफरेंस, दूसरे साल भी 500 का डिफरेंस, इवन 4 ईयर तक डिफरेंस 500 रहेगा ईच। और 5वें साल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन जीरो हो जाएगी, टैक्स में 2000 होगी। ऑटोमेटिकली वो जो 10,000 का डिफरेंस क्रिएट हुआ था वो खुद ही यहां कवर हो गया। किस तरह कि मैंने इन 4 सालों में डेप्रिसिएशन लेनी है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 10,000। यहां पर 5 सालों में डेप्रिसिएशन लेनी है, तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी? क्यूमुलेटेड 10,000। तो यानी ऐसा डिफरेंस जो फ्यूचर में जाकर किसी एक साल में या नंबर ऑफ इयर्स में जाकर कहीं उसकी सेटलमेंट हो जाए, खुद ब खुद वो डिफरेंस खत्म हो जाए, उस डिफरेंस को हम नाम देते हैं टेम्पोरेरी डिफरेंस। But what is a permanent difference? The difference which will arise in 1 year and will never be adjusted in the future year. बस खत्म हो गया, उस पर कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम अकाउंटिंग, आपने जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको आइडिया है, आपने पढ़ा है कि एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा, अब जिस वक्त मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालूंगा तो मैं एग्रीकल्चरल इनकम ऐड करूंगा, मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगा ही नहीं क्योंकि एग्जेम्प्ट है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो गया, टैक्स प्रॉफिट कम हो गया। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, क्या फ्यूचर में ये डिफरेंस कहीं एडजस्ट होगा? आंसर इज नो। ठीक है ना, समझ आ रही है ना? आंसर इज नो, वो तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता। तो इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं परमानेंट डिफरेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कोई नॉन कंप्लाइंस की ड्यूरिंग द ईयर, नॉन कंप्लाइंस हुई जिसकी वजह से मुझे फाइन या पेनल्टी पे करनी पड़ी बिजनेस को। अब जो भी फाइन पे किया मैंने, वो हमारा अकाउंटिंग के पॉइंट से एक्सपेंस बन गया, लेकिन टैक्स फाइन और पेनल्टी को एक्सपेंस नहीं मानता। तो जब वो नहीं मान रहा तो इसका मतलब कि टैक्स में प्रॉफिट ज्यादा हो गया, अकाउंटिंग में प्रॉफिट कम है। ये डिफरेंस जो आ रहा है, क्या फ्यूचर में कहीं एडजस्ट हो जाएगा? आंसर इज नो। तो दिस इज अ परमानेंट डिफरेंस। सो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है, ये डिफरेंस ऐसा डिफरेंस है जो कि कहीं ना कहीं जाकर खुद ब खुद आपका जीरो हो जाएगा। ये वंस क्रिएटेड विल नॉट बी रिवर्स्ड, ये नहीं खत्म होगा किसी सूरत में। तो लिहाजा एक चीज याद रखनी है। अब मैं इसको आगे जाने से पहले यहां आता हूं, पहले ये डिफरेंसेस को क्लियर किया। अच्छा, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा टैक्स कितना बनता है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 21,000 रुपीज टैक्स बनता है, लेकिन मैंने टैक्स 21,000 पे करना है या 24,000? ऑब्वियसली आई हैव टू पे रुपीज 24,000। वेरी क्लियर। अब मैं अगर 24 पे कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं 3,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। अब ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं, अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर तो वो टेम्परेरी डिफरेंस है तो ये एक्स्ट्रा पेमेंट कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी, और अगर ये परमानेंट डिफरेंस है तो ये एक्स्ट्रा पेमेंट कहीं एडजस्ट नहीं होगी, यानी ये एक्स्ट्रा टैक्स मुझे देना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 24 और 21,000 का, यानी टैक्स और टैक्स का जो डिफरेंस है, ये प्रॉफिट और प्रॉफिट का डिफरेंस था। ठीक है, टैक्स और टैक्स का जो डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इज नॉन एज डेफर्ड टैक्स ऑफ 3,000 रुपीज। बट अगली लाइन जो मैं बोलने लगा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से और नोट करना है। मैंने कहा है द डिफरेंस बिटवीन करंट टैक्स एंड अकाउंटिंग टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स shall be a deferred tax if and only if the difference is created through temporary difference। ये याद रखना है, ये deferred tax तभी क्रिएट होता है जिस वक्त टेम्पोरेरी डिफरेंस हो, और अगर ये डिफरेंस 3,000 आ रहा है ड्यू टू परमानेंट, देयर विल बी नो डेफर्ड टैक्स। इसलिए
अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेकर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो मिस्टेक के चांसेस हैं। हम अकाउंटिंग में करते क्या है, हम करंट टैक्स अलग निकालते हैं और डेफर्ड टैक्स अलग निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके हम टैक्स एक्सपेंस निकालते हैं। जो अकाउंटिंग में हमारा शो हो रहा था ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स एक्सपेंस, दिस टैक्स एक्सपेंस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, इस पूरे सीक्वेंस में जो डेफर्ड टैक्स आ रहा है, चूंकि ये तो डिसाइड हो गया कि ये किस डिफरेंस की वजह से है, ये टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से है। अब यहां पर जो सिचुएशन है इस एग्जांपल के तहत बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, मैंने 3000 का टैक्स एक्स्ट्रा दिया है, चूंकि ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको डेफर्ड टैक्स एसेट कहूंगा। लेकिन अगर मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट 21,000 है और मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट 20,000 है, अब मैं दूसरी एग्जांपल लिंक कर रहा हूं, 20,000 एट करंट टैक्स, इफ अब जो डिफरेंस 1000 का आ रहा है, अज्यूमिंग द डिफरेंस इज ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंस, तो अब मेरा 21,000 टैक्स बनता है, मैं पे कर रहा हूं 21,000, तो 1000 मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। क्यों? ये टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से है। तो दिस इज नोन एज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो याद रखिएगा, करंट टैक्स जो होता है ये हमेशा लाइबिलिटी होती है, लेकिन डेफर्ड टैक्स कैन बी अ एसेट और कैन बी अ लाइबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो जो साउथ अफ्रीकन ऑथर ने जो ग्रिपिंग IFRS लिखे हुए हैं, उसके अंदर एक स्टेटमेंट वो लिखता है, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है जिसने पूरे डेफर्ड टैक्स का मीनिंग समझा दिया। एक स्टेटमेंट में वो कहते हैं जी कि डेफर्ड टैक्स इज अक्रूअल एंड प्रीपेमेंट ऑफ करंट टैक्स। अब लॉजिक समझो, यानी कि बेसिकली आम भी तो अकाउंटिंग में होता है ना, अक्रूअल और प्रीपेमेंट। टैक्स is basically deferred tax is accrual and prepayment of deferred tax। अगर आप देखो of current tax, अगर ये 3000 का टैक्स मैंने एक्स्ट्रा पे किया है, इसका मतलब करंट टैक्स ज्यादा पे कर दिया, जो मुझे फ्यूचर में रिकवर हो जाएगा, एसेट बन गया। और अगर ये प्रीपेमेंट ऑफ टैक्स है, यानी फ्यूचर का टैक्स मैं आज पे कर रहा हूं, यहां मतलब क्या है कि आज का टैक्स मैं फ्यूचर में पे करूंगा, क्योंकि टेम्परेरी है। तो दिस इज अ अक्रूअल ऑफ करंट टैक्स। तो ये याद रखना है कि डेफर्ड टैक्स जस्ट अक्रूअल और प्रीपेमेंट्स है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, अब इसकी कैलकुलेशन हमने सीक्वेंस क्या बनाना है, ये जो मैं एरो लगा रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम सीखेंगे इस चैप्टर में कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट। कि अकाउंटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है और टैक्सेबल प्रॉफिट हमने खुद निकालना है। नंबर 2, दूसरा स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, which is very simple and it does not require much time. It will take 5 to 6 minutes के मैं इसको समझा दूंगा टैक्स कैसे निकलेगा। थर्ड स्टेप, जब करंट टैक्स निकल आया, इसकी मदद से करंट टैक्स आ गया। अब थर्ड स्टेप, हम डेफर्ड टैक्स निकालेंगे। अच्छा, अब डेफर्ड टैक्स, अभी मैंने आपको कहा इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेना जैसे मैंने किया है। क्यों? क्योंकि इसमें परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के प्रॉफिट से पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस को फिर मैं एलेबोरेट करूंगा कि कौन सा टेम्परेरी है और कौन सा परमानेंट है। जितना टेम्परेरी है उसकी मदद से मैं डेफर्ड टैक्स निकालूंगा, इधर इट कैन बी एसेट और लाइबिलिटी। ठीक हो गया, ये तीसरा स्टेप है। और फिर फोर्थ स्टेप, हम इनकी रिकंसिलिएशन करेंगे, यानी करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स शुड बी इक्वल टू टैक्स एक्सपेंस, शुड बी इक्वल टू टैक्स एक्सपेंस। देखो अब गौर से देखिए, अगर तो ये डिफरेंस टेम्परेरी है, या अगेन बड़ी अहम लाइन बोलने लगा हूं, अगर तो ये डिफरेंस टेम्परेरी है तो फिर मैं करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को प्लस करूंगा तो एग्जैक्टली इसके इक्वल आएगा। कैसे देखते हैं, यहां हमने टैक्स कितना निकाला, 24,000, ये लाइबिलिटी है और ये एसेट है। तो यकीनी बात है इसको मैं प्लस तो नहीं कर सकता ना, ये माइनस होगा बाय नेचर, तो ये 21 आ रहा है। लेकिन अगर ये परमानेंट डिफरेंस होता, गौर से सुनिए, इफ द 3,000 रुपीज, ये जो 10,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, ये परमानेंट डिफरेंस है। हमने पढ़ा है कि परमानेंट डिफरेंस के अगेंस्ट कोई डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं होगा, तो इसका मतलब डेफर्ड टैक्स जीरो हो गया।
करंट टैक्स 24 है, 24 प्लस 0 इज इक्वल टू 24,000, जबकि यहां पे कितना आ रहा है 21, तो मुझे रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी। ये 4 स्टेप में हम इसको डिस्कस करेंगे एंड इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, थोड़ा सा टेक्निकल भी है और लेंथी भी है, इसलिए लेकिन इतना मैं बता दूं कि इंशाल्लाह जिस वक्त हम मुकम्मल करेंगे, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तो ये स्टैंडर्ड बच्चों को बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाता है। शुरू में प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन इंशाल्लाह इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, आपको खुद समझ में आएगा कि डेफर्ड टैक्स वर्क कैसे कर रहा है। यहां तक किसी को क्वेश्चन करना हो, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो? ओके जी, सो लेकिन हम आप पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसकी स्टेटमेंट में आने से पहले गौर से देखिए मैंने क्या लाइन बोली थी। अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट में सिमिलैरिटी किया है, दोनों प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, यहां अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिया हुआ है, यहां टैक्स लॉज लगाए हुए हैं। अच्छा, डिफरेंस तभी आता है जब अकाउंटिंग लॉज और टैक्स लॉज में डिफरेंस आए। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। कौन सा डिफरेंस है, मिसाल के तौर पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, तो एक तो अभी मैंने आपके सामने डिस्कशन की डेप्रिसिएशन की। अकाउंटिंग में हमारा एक डेप्रिसिएशन का अपना रूल होता है, स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं, रिड्यूसिंग लगा रहे हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट लगा रहे हैं, या यूनिट आउटपुट मेथड लगा रहे हैं। टैक्स सिर्फ एक ही मेथड लेता है, रिड्यूसिंग बैलेंस, और उसमें भी आपने पढ़ा होगा इनिशियल अलाउंस भी होता है और सब्सिक्वेंट भी डेप्रिसिएशन भी होती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इक्वल आ जाए, अंडरस्टूड है। इवन मैं अगर दोनों में रिड्यूसिंग भी यूज कर रहा हूं तब भी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि वहां इनिशियल अलाउंस भी आता है, ठीक है, पहले साल में। और जब पहले साल में इनिशियल अलाउंस आएगा तो आगे कैरिंग अमाउंट चेंज हो चुकी होगी। वंस कैरिंग अमाउंट इज चेंज तो अगले साल की डेप्रिसिएशन कैसे इक्वल आ सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, टैक्स के अंदर बहुत से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो टैक्स कहता है कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करो। अकाउंटिंग में हम अक्रूवल यूज करते हैं। मतलब एक ऐसा एक्सपेंस जो 2019 से मेरा रिलेट करता है, अकाउंटिंग में मैंने उसको 2019 का एक्सपेंस बना देना है और साथ ही पेएबल शो कर देना है, अक्रूवल। टैक्स कहता है कि ये इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, ठीक है, डिनाई नहीं कर रहा एक्सपेंस से, बल्कि वो क्या कह रहा है जिस साल में पे करोगे ना उस साल में एक्सपेंस बन जाएगा, तो टेम्परेरी हुआ। तो इसकी वजह से भी अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस आता है, ठीक है। इस डिफरेंस को हम टाइमिंग डिफरेंस भी कहते हैं। समझ आ गई बात, टाइमिंग डिफरेंस, यानी अकाउंटिंग भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है, टैक्स भी कहता है एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंट है। यानी एक कहता है 2019 में रिकॉर्ड करो, एक कहता है 2020 में रिकॉर्ड करो, लेकिन अल्टीमेटली दोनों में हम उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी तरह जब हम अकाउंटिंग ट्रीट और टैक्स ट्रीटमेंट सेम हो तो फिर तो डिफरेंस आ ही नहीं रहा। मैंने उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस एरिया को इसमें कैलकुलेशन में लाना है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप डिफरेंस से कैलकुलेट करोगे तो आंसर टैली हो जाएगा, लेकिन आपने डिफरेंस से कैलकुलेट नहीं करना। उसका एक पूरा एक मेथड होता है जिसको मैं ले रहा हूं, देखिएगा, मैं लूंगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, यहां से स्टार्ट करता हूं और मैंने कन्वर्ट करना है टैक्सेबल प्रॉफिट में। एक प्रिंसिपल बस मेरा याद रख लो, कभी मसला नहीं होगा। और वह प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवर्स कर दो, टैक्स ट्रीटमेंट इनकॉर्पोरेट कर दो, बस दैट्स ऑल। ये नहीं करना, मसलन मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन है 20,000, टैक्स की डेप्रिसिएशन है 25,000। तो इसका मतलब अकाउंटिंग में 20,000 रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैं 5 अगर और रिकॉर्ड कर लूं तो मसला हल हो गया, आंसर भी टैली करेगा, लेकिन एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। बेसिकली असल तरीका ये होता है कि हम पहले 20,000 को ऐड बैक करें, रिवर्स करें, और फिर 25,000 को इनकॉर्पोरेट करें। इस वजह से हम इसमें ये हेडिंग देने की जरूरत नहीं, फिलहाल लिख रहा हूं, ऐड बैक कर देते हैं इनएडमिसिबल
and disallowed expenses. जी माशाल्लाह आप लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है, मुझे सिर्फ बता दो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनएडमिसिबल एंड डिसअलाउड, एनी स्टूडेंट? सर वो वाले एक्सपेंस जो अलाउड नहीं है। कौन से डिसअलाउड? सर इनएडमिसिबल जो है वो आप सर वो प्रॉफिट वाले कैलकुलेट करते एक्सपेंसेस हुए जो आप माइनस नहीं करते। चलो अब कुछ मुझे समझ नहीं आई क्योंकि 2-3 इकट्ठे बोल पड़े। हर वो एक्सपेंस जो इनएडमिसिबल की मैं बता रहा हूं, हर वो एक्सपेंस जो अकाउंटिंग और टैक्स में डिफरेंस होता है, यानी टैक्स भी उसको एक्सेप्ट करता है, अकाउंटिंग भी उसको एक्सेप्ट, लेकिन डिफरेंट वे से, उसको हम इनएडमिसिबल कहते हैं। और हर वो एक्सपेंस जो टैक्स सिरे से नहीं एक्सेप्ट करता। मसलन एक और एग्जांपल दे देता हूं, टैक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि सैलरी जो है वो एक लिमिट से ज्यादा कैश में पे करोगे डिसअलाउ हो जाएगी। हालांकि वो बिजनेस का एक्सपेंस है, आपने पे किया है, ठीक है, लेकिन आपने चूंकि बैंकिंग चैनल यूज नहीं किया, वो डिसअलाउ हो गई, उसको हम डिसअलाउड कहेंगे। तो यहां पर आपने दोनों ऐड करने हैं, इनएडमिसिबल भी और डिसअलाउड भी। अच्छा, मैं ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो मैं एक्सपेंस को रिवर्स कर रहा हूं। जब एक्सपेंस रिवर्स होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में से निकाल रहा हूं, तो एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर रहा हूं, मैं एक्सपेंस में नहीं कर रहा। अगर एक्सपेंस में कर रहा हूं तो लेस करता, ठीक है, ये प्रॉफिट में कर रहा हूं, लेकिन इसी के अगेंस्ट दोबारा लेस कर दूंगा एडमिसिबल एक्सपेंसेस, एडमिसिबल एक्सपेंसेस। तो जैसे मैं डेप्रिसिएशन की एग्जांपल दे रहा था ना आपको, मैं 20,000 की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दूंगा और 25,000 को लेस कर दूंगा, तो वो एडमिसिबल हो गया। यानी जो अकाउंटिंग में है वो इनएडमिसिबल है, और जो टैक्स कहता है वो एडमिसिबल हो गई। और डिसअलाउड जो होगा वो तो सिंपल ऐड करना है, वो दोबारा लेस नहीं होगा। अब याद रखिए, जितने भी इनएडमिसिबल आइटम्स हैं वो टेम्परेरी डिफरेंस होता है, और जो आपका डिसअलाउड होता है वो परमानेंट होता है, बिकॉज वो वन टाइम अराइज हुआ है, सेकंड टाइम उसका कोई आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह इनकम में आते हैं, जो अकाउंटिंग में इनकम रिकॉर्ड की हुई है, जो इनएडमिसिबल इनकम है। अब इनएडमिसिबल इनकम वो इनकम है जिस इनकम को टैक्स ट्रीट डिफरेंट वे से करता है। जैसे इंटरेस्ट इनकम है, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन अक्रूवल बेसिस। टैक्स कहता है कि नहीं, इंटरेस्ट इनकम शैल बी रिकॉर्डेड एज एन इनकम इन द ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। अब डिफरेंस आ गया, 2019 का इंटरेस्ट मुझे 2019 में नहीं मिलेगा, मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया फिक्स डिपॉजिट, तो इस साल की कैलकुलेशन होगी साल के एंड तक, और अगले साल के चाहे दूसरे दिन मिल जाए, कोई यकम को छुट्टी होती है तो सेकंड डे मिल गया, वेरी नेक्स्ट डे भी मिल रहा है, लेकिन अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू हो गया तो मैं उसको अगले अकाउंटिंग ईयर में लेके जाऊंगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसी साल में लूंगा। तो जितनी इनएडमिसिबल इनकम है या एग्जेप्ट इनकम है वो लेस कर दूंगा। एग्जेप्ट टैक्स के पॉइंट से होती है ना, अभी मैंने बताया एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। अच्छा, वैसे एक नॉलेज के लिए आपको चीज भी बता दूं, सर एक मिनट, किसकी बात कर रहा था मैं? हाँ, एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहे थे ना। देखिए हमने पढ़ा, टैक्स में पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। प्रैक्टिकली जो पढ़ते हैं ना, अब चूंकि मैं खुद भी टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, तो जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना, तो एग्रीकल्चर इनकम में हम टैक्स लगा रहे होते हैं। बेसिक एग्जाम्प्ट कब है? टेक्निकली जब एग्रीकल्चर इनकम पर आपने प्रोविंशियल टैक्सेस पे कर दिए हो तो फिर ये एग्जेम्प्ट है। अगर आपने प्रोविंशियल टैक्स नहीं पे किया तो फिर ये एग्जेम्प्ट नहीं होती, ये भी याद रखें। ये वैसे नॉलेज के लिए आपको बता दिया, मुझे अकाउंटिंग में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट इनकम वो बताएगा मुझे कि ये एग्जेम्प्ट है या नहीं है, बस सिंपल। क्योंकि देखो जब एग्जामिनर ये क्वेश्चन बनाता है, ही और शी नेवर अज्यूम
कि स्टूडेंट टैक्स पढ़ के आए हैं, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि देखें वैसे तो सीक्वेंस के मुताबिक टैक्स पहले आता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ये ऑब्ज्यूम कर सकता है कि शायद वो उसने अभी स्किप किया हुआ है, तो इसलिए वो इस क्वेश्चन में बाकायदा बताएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर ओके, ये क्लास मैं ले लूँ, उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं। चाय शायद लाए उसको ऐड करें। अब देखें दोबारा, अब ऐड बैक क्या होगी, एडमिसिबल इनकम। जब मैं इसको ऐड करूंगा, ये पूरा फॉर्मेट बना रहा हूं, हेडिंग्स नहीं लिखनी, बस प्लस माइनस करते जाना। एडमिसिबल इनकम मैं ऐड बैक करूंगा। जब यहां तक आते हैं ना, तो ये मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाती है या टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाता है, एक ही बात है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब आगे चलिए, देखिए ये कुछ वर्ड्स मैं आपके साथ टर्मिनोलॉजीज में यूज करूंगा। एक होता है ATR, एप्लीकेबल टैक्स रेट। ये असल में ना मैं एब्रीविएशन अक्सर यूज करता होता हूं, तो शुरू से जरा माइंड में रखिएगा, इतने लंबे लंबे लफ्ज क्यों बोल रहे हैं। ATR, व्हाट इज ATR, यानी एप्लीकेबल टैक्स रेट। ये जो मैंने 30% रेट लगाया, दिस इज ATR, यानी वो टैक्स रेट जो टैक्स लॉज के मुताबिक इनएक्टेड है फॉर दिस ईयर, इस ईयर के लिए एप्लीकेबल है, उसको हम एप्लीकेबल टैक्स रेट कहते हैं, ठीक है। श्योर। अभी आप यहीं पे हो या जाना है आपने? अच्छा, मैं क्लास अगर खत्म कर लूं, 1 बजे खत्म होगी, इज इट पॉसिबल फॉर यू? ओके भाई, ओके जी, ये टैक्सेबल इनकम आ गई। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था एप्लीकेबल टैक्स रेट, ATR, एप्लीकेबल टैक्स रेट। ओके, कुछ इनकम आइटम्स ऐसी हैं जिसको टैक्स एडमिसिबल कहता है, तो उसको हमने ना रिवर्स किया, ना ऐड किया, ना माइनस किया, लेकिन उस पे FTR लग रहा होता है, वो फाइनल टैक्स रिजीम में आती है। आपने ये लफ्ज पढ़ा होगा, FTR, फाइनल टैक्स रिजीम, REGIM, FTR। ये वो इनकम होती है जिस पे नॉर्मल रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि इस पे स्पेशल रेट एप्लीकेबल होगा, और जो उस पे टैक्स रेट लगना है वो लगेगा। मिसाल के तौर पे हमारा 30% रेट है, लेकिन जो डिविडेंड इनकम है अगर वो इसमें शामिल है, टैक्स उसको भी अलाउ करता है, उस पे 15%, 15 ही आई थिंक फाइलर के लिए 15% जो है, क्योंकि ये फाइलर ही होता है, इसमें नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यानी 15% उस पर टैक्स लगना। अब अगर मैं टैक्सेबल इनकम पे 30% लगा लूं तो गलत नहीं हो गया? हालांकि ये टैक्सेबल इनकम है, मैंने टैक्स इसी पे निकालना है, लेकिन इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ेगा। इसमें कौन सी ऐसी है जो फाइनल टैक्स रिजीम में आती है, कौन सी ऐसी है जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आती है। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, इसमें से वो इनकम लेस कर दूंगा, इनकम फॉल अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, FTR। ठीक है जी, ये लेस किया। अब लेस करने के बाद जो आएगा, दिस इज नॉन टैक्सेबल इनकम फॉर नॉर्मल टैक्स रिजीम। ये नॉर्मल इनकम आ गई। अब देखो, ये दो अमाउंट है, फर्ज करें ये अमाउंट A है और ये B है। जब मैं करंट टैक्स निकालूंगा इसके बाद, ये वाली कैलकुलेशन, अब मैं स्ट्रेट 30% नहीं लगाऊंगा, मैंने इसी पे टैक्स निकालना है, लेकिन इसको दो हिस्सों में मैं स्प्लिट कर चुका हूं। मैं क्या करूंगा, करंट टैक्स निकालते हुए जो A है, A कौन सी है, वो इनकम जो फाइनल टैक्स रिजीम में आ रही है, तो इस पे जो रेट लगेगा वो FTR वाला रेट लगेगा। यहां पर R0 रेट रिजीम, तो इसलिए मैं रेट लिख रहा हूं। और जो B है वो चूंकि नॉर्मल टैक्स में आती है, उस पे जो है वो एप्लीकेबल टैक्स रेट लगेगा। जब इन दोनों को ऐड करूंगा, दिस इज द करंट टैक्स। ये मेरा पहला हिस्सा है कि हाउ टू कैलकुलेट द करंट टैक्स।
जी बताओ, इसमें कोई चीज पूछनी हो? एक्सक्यूज मी सर। जी सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी सर इस तरह कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है कि अकाउंटिंग और टैक्स के प्रॉफिट में डिफरेंस क्रिएट हो जाए? जी, कहीं पे भी हो सकती है, पूरे इनकम स्टेटमेंट की किसी भी हेड में हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर किसी चीज में एडजस्टमेंट करनी है तो वो अल्टीमेट इफेक्ट तो प्रॉफिट को ही करेगी ना। जी सर। ठीक है जी। प्रॉपर्टी इनकम की तो कैलकुलेशन ही अलग होती है ना, उसका तो टैक्स रेट ही डिफरेंट है, ठीक है ना, वो तो टैक्स रेट भी डिफरेंट है। अभी एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो लास्ट टाइम काम किया ना, तो बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया एफटीआर का, और उससे लोग बड़े परेशान हुए। तो बेसिकली एफटीआर में वो टोटल इनकम में क्लब भी होती है, और उससे स्लैब बढ़ जाता है, उसमें नॉर्मल टैक्स हाई लग जाता है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, बहरहाल वो सॉफ्टवेयर एरर थी या क्या था, लेकिन टैक्स लोगों को बड़ी परेशानी हुई लास्ट टाइम इस चक्कर में। ओके जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, फाइन। अभी इससे आगे मैं डेफर्ड टैक्स में नहीं जाऊंगा, पहले हम जरा करंट टैक्स की और कैलकुलेशन भी सीखेंगे। ये अभी फॉर्मेट बनाया, क्वेश्चन इसके बाद करूंगा मैं, ये साथ इसका भी एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा एग्जांपल। एक एक अब आइएगा प्रोविजन ऑफ टैक्स। जरा थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो मेरा ख्याल ज्यादा बेटर है। मैकेनिज्म क्या होता है? पूरा साल आप बिजनेस करते हो, ईयर एंड ऑब्वियसली जून 30 को होता है, जो फाइनेंशियल ईयर है, कोई भी साल ले लो, जून 30 2017 को हमने क्लोज किया, ठीक है। मैंने प्रॉफिट निकाला, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाला, अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट किया हमने टैक्सेबल प्रॉफिट में, जो भी हमने डिस्कशन की, ये वाला हिस्सा इतना टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला। अच्छा, टैक्सेबल प्रॉफिट से मैंने क्या निकाला? करंट टैक्स। अच्छा, जो करंट टैक्स मेरा निकल रहा है, जो कैलकुलेट हुआ है, क्या मैं उतना टैक्स पे करूंगा? यस, आंसर इज यस। लेकिन कई दफा टैक्स अथॉरिटीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है ना। ये तो हमने खुद कैलकुलेशन की है, हमने टैक्स लॉस लगाए हैं, लेकिन हो सकता है टैक्स के पास भी ऑडिट की अथॉरिटी है। अगर टैक्स को शक होता है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो इन्होंने निकाला हुआ है उसमें भी कुछ चीजें हाइड की हुई हैं, तो वो बिल्कुल किसी भी एक्सपेंस को डिसअलाउ कर सकता है जिसको हमने डिसअलाउ नहीं किया। मिसाल के तौर पे सैलरीज हमने पे की और उसमें 500,000 की सैलरी ऐसी हैं जो बैंक के थ्रू जानी चाहिए थी, कैश के थ्रू की, तो चूंकि एक्सपेंस हमने उसको एडजस्ट नहीं किया। अब जब टैक्स अथॉरिटीज के पास जाएगा वो पकड़ लेंगे, ठीक है। और कई दफा स्किप भी हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि अगर मिलियंस ऑफ रुपीस की सैलरी और 5 लाख बीच में है, वो कहते हैं जाने दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। देखिए कई दफा होता है, तो इसलिए ये जो करंट टैक्स आप निकाल रहे हो, इसको हम कहते हैं प्रोविजन। ये प्रोविजन फॉर करंट टैक्स है। इसके मुख्तलिफ नाम आप पढ़ोगे, टैक्स पेएबल भी आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें आपका प्रोविजन भी आ जाता है, ठीक है। इस तरह ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अच्छा, अब आइएगा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? असेसमेंट आती है। बताओ, जो 2017 की असेसमेंट है वो कब आएगी? 2017 में तो नहीं आ सकती, अगले साल ही आएगी ना। तो यानी नेक्स्ट ईयर में इसकी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसकी असेसमेंट आएगी। असेसमेंट में टैक्स ये कहता है जी कि आपका ये जो करंट टैक्स है 50,000 बनता था आपके मुताबिक, हमारे मुताबिक ये 52,000 बनता है। तो अब मेरे पास क्या पोजीशन क्रिएट हुई? मैं 50 ऑलरेडी पे कर चुका हूं, अब असेसमेंट आई, इसको असेसमेंट ऑर्डर भी कहते हैं। जब असेसमेंट ऑर्डर आया, उसने कहा जी 52,000 चेक आपका टैक्स बनता है। अब बताओ, मेरे पास दो ऑप्शन होती हैं। नंबर 1 कि मैं 2,000 पे कर दूं और असेसमेंट ऑर्डर को क्लोज करवा दूं, खत्म हो गई कहानी। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं अपील में चला जाऊं,
खैर अपील वाली बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर मैं 52,000 पे कर देता हूं तो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, दिस इज अंडर प्रोविजन, यानी पिछले साल जो आपने प्रोविजन क्रिएट की थी 50,000 की, वो कम थी उस टैक्स से जो एक्चुअल बनता है। तो ये जो अंडर या ओवर प्रोविजन को कैसे एडजस्ट करना है, पहले इसकी डिस्कशन में करूंगा, ठीक है। लेकिन इसका भी पहला हिस्सा वही है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, राइट। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इसको देखते जाओ। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया सर। ठीक है, गुड। जहां पे मेरी स्पीड तेज हो जाए ना तो मुझे बता देना, क्योंकि डेफर्ड टैक्स में मैं बड़े जज्बात में आता होता हूँ। वो जज्बात कई दफा स्टूडेंट्स के लिए अच्छे भी नहीं होते, ज्यादा स्पीड पकड़ लेता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला साल है और पहला साल खत्म हो रहा है 30 जून 2017, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, ईयर ऑफ ऑपरेशन। पूरा साल आपने बिजनेस किया, ये इसी सीक्वेंस में आपने नोट करते चले जाना है। पूरा साल आपने बिजनेस किया, साल के एंड पे आपने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा 75,000 आ रहा है। अच्छा, this is obviously an accounting profit, but now at that stage I will assume there will be no difference, either not a permanent difference, there is no permanent difference, there is no temporary, क्योंकि वो तो दूसरे स्टेप पे पड़ेंगे। तो इट मीन्स कि अगर मैं लिख रहा हूं अकाउंटिंग प्रॉफिट तो टैक्सेबल प्रॉफिट भी सेम। देखो जब डिफरेंस ही नहीं है, ना परमानेंट डिफरेंस है ना टेम्परेरी डिफरेंस, तो फिर तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। वही जो चार्ट मैंने अरेज कर दिया हुआ है आपके पास लिखा हुआ है, उसके मुताबिक देखो, अगर मैं डिफरेंस को जीरो कर दूं तो अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट दोनों सेम हो जाएगी, देयर विल बी नो डिफरेंस। वेल, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 75,000 आ गया। अब मैंने इस पर टैक्स निकाला, दिस इज करंट टैक्स, और हम अज्यूम करते हैं टैक्स रेट 30% है। अगर 30% रेट है, इसमें कोई FTR नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन ले रहा हूं, 22,500, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब चूंकि डेफर्ड टैक्स तो होगा ही नहीं, क्यों? बिकॉज अभी मैंने क्या अज्यूम किया, देयर विल बी नो डिफरेंस, इवन देयर इज नो टेम्परेरी डिफरेंस एज वेल, परमानेंट तो छोड़ दो, टेम्परेरी भी नहीं है, तो डेफर्ड टैक्स जीरो है, तो टैक्स एक्सपेंस भी इतना ही बन गया। तो अब ये जो अमाउंट आई है, इसकी पहले जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो डिस्कस कर लेते हैं। करंट टैक्स की एंट्री होती है टैक्स एक्सपेंस डेबिट, जो अकाउंटिंग में जाएगा, और करंट टैक्स क्रेडिट या प्रोविजन फॉर करंट टैक्स, सिंपल हम लिखते हैं फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट बाय 22,500। टैक्स पेबल को क्रेडिट कर सकते हैं? किसको जी? टैक्स पेबल? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं, आप टैक्स पेएबल को भी क्रेडिट कर सकते हैं। ले जी, ये एंट्री पास हो गई। अच्छा, अब इसके बाद जब मैं इस साल के एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा SOCI का, हर साल के एंड पे ये मैंने बनाना है SOCI का, तो यहां पे हम लूंगा ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कितना है 75,000, और इसमें से लेस कर दूंगा मैं टैक्स एक्सपेंस, जो इस एंट्री में नजर आ रहा है आपको। टैक्स एक्सपेंस कितना है 22,500। अब इसको लेस किया तो 52,500 जो आ गया, दिस इज नेट प्रॉफिट, जो यकीनी बात है हमारा इक्विटी में जाकर रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब जिस वक्त मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा SOFP का, क्योंकि डेफर्ड टैक्स वो है ही नहीं, तो करंट टैक्स तो है ना, ये जो टैक्स मैंने कैलकुलेट किया है, ये 30 जून तक तो मैं पे नहीं करूंगा, ये पे तो 30 जून के बाद ही होगा ना, अगले अकाउंटिंग ईयर में पे होगा, तो लिहाजा 30 जून 2017 तक ये मेरा करंट लायबिलिटी होगी।
करंट लाइबिलिटी में लिखूंगा करंट टैक्स बाय 22,500। सो टेल मी, इस साल में जो चीज मैंने लिखी है समझ में आ गई है? इसमें कोई चीज ऐसी जो ना समझ आई हो? ओके है, ठीक। अगले अकाउंटिंग ईयर में आइएगा। अब जो अगला अकाउंटिंग ईयर है वो 30 जून 2018 बनेगा। अच्छा, ये जो मैंने टैक्स प्रोविजन क्रिएट की थी, इसकी असेसमेंट कब आएगी? इसी साल में आएगी ना। इस डेट को नहीं, ये ईयर एंड डेट लिख रहा हूं, वो कोई भी डेट हो सकती है। हो सकता है नवंबर में आ जाए, अक्टूबर में आ जाए, 3 से 4 महीने तो लगते हैं। देखो, सितंबर तो लास्ट डेट होती है टैक्स रिटर्न्स की, जो कि एक्सटेंशन के अलावा। फिर उसके बाद फिर केस चलता है, जाकर असेसमेंट होती है, उसके बाद पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि असेसमेंट ऑर्डर मेरे पास आ रहा है। असेसमेंट हुई है 24,000 रुपीज की। ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट नहीं है, दिस इज अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब मुझे कितना ओवरऑल टैक्स पे करना है? ओवरऑल में बात कर रहा हूं, हमने कितना टैक्स पे करना है? 22,500 या 24,000? 24,000। अगर मैं इसको अपील पे नहीं जा रहा और मैं कह रहा हूं ठीक है मैं अपील नहीं करता, तो फिर मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर तो मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं इस टैक्स को। बेशक मेरी लाइबिलिटी 22,500 है बुक्स में, लेकिन मैं पे कितना करूंगा? करंट टैक्स। तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी जब मैं टैक्स पे करूंगा? मैं प्रोविजन को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि लाइबिलिटी है ना। बेशक जितनी मर्जी लाइबिलिटी है, ये नहीं करना कि जी लाइबिलिटी है उतने से डेबिट कर, नहीं, छोड़ दो। जितनी लाइबिलिटी बनती, जितना पे कर रहे हो बस उससे लाइबिलिटी को डेबिट कर दो, हालांकि लाइबिलिटी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं 24,000 को डेबिट कर दूंगा और कैश को क्रेडिट कर दूंगा। अब अगर लेजर देखो ना, अगर मैं बनाऊं अभी तक तो बड़ा क्लियर है कि प्रोविजन की क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ रही है ओपनिंग बैलेंस 22,500 और डेबिट साइड पे आपका आ रहा है 24,000। ये खुद ही एडजस्ट होगा, आपने नहीं एडजस्ट करना, इसलिए मैं पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूं। ओके, अब साल एंड, ईयर एंड होता है, एंड ऑफ ईयर। अब एंड ऑफ द ईयर मैं प्रॉफिट निकालता हूं बिफोर टैक्स इस साल का। अब इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो मेरा 90,000 आता है। तो मैं टैक्स जैसे पहले कैलकुलेट किया था, तो मेरा करंट टैक्स कितना आएगा? 27,000। ठीक है, अब अगर मैं 27,000 से, जब ये कैलकुलेट हुआ 22,500, तो मैंने एंट्री भी किससे की थी? 22,500 से। अब कितना कैलकुलेट हुआ है? 27,000। तो इसका मतलब मुझे एंट्री 27,000 से ही करनी चाहिए, लेकिन अगर 27 से करूंगा तो गलत हो जाएगा। रीजन, क्योंकि अब मुझे इस साल के एंड पे अंडर या ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स इन प्रायर ईयर जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी। पहले साल क्यों नहीं था? क्योंकि पहला साल है, इससे पहले तो टैक्स कोई हमने प्रोविजन क्रिएट ही नहीं की थी। तो जब सब्सिक्वेंट ईयर आता है तो याद रखिएगा पिछले साल की ओवर प्रोविजन या अंडर प्रोविजन एडजस्ट करनी होती है। अंडर प्रोविजन का मतलब यह है कि पिछले साल आपने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया था, तो वो इसमें मैं ऐड कर दूंगा। ओवर प्रोविजन का मतलब यह है कि इस पिछले साल आपने टैक्स जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया था, वो माइनस कर दो। अब सिचुएशन देखो, आपने प्रोविजन की क्रिएट की थी 22,500, असेसमेंट हुई 24,000 की, तो बताइए 1,500 रुपीज अंडर प्रोविजन है या ओवर प्रोविजन? जी बच्चों, अंडर प्रोविजन। अंडर प्रोविजन। हमेशा प्रोविजन को देख, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं, वो इसको देख लेते हैं कि 24 अमाउंट है, ये ज्यादा है। नहीं, आपने प्रोविजन को देखना है कि ये कम है या ये ज्यादा है। ये कम है तो जब भी अंडर प्रोविजन आएगी तो मैं एंट्री से पहले इसको प्लस करूंगा।
अब जब अंडर प्रोविजन मेरी बनती है 1500, तो अब जो एंट्री पास करूंगा ना मैं, वो 28,500 से होगी। अब मेरी एंट्री वही होगी जो पड़ी है। अब जर्नल एंट्री क्या बनी, टैक्स एक्सपेंस में कितने से डेबिट करूंगा, 28,500 से, और उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कर दूंगा प्रोविजन को 28,500। जी, इसके बाद जब मैं एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट बनाता हूं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसओसीआई, तो इसमें मैं प्रॉफिट लेता हूं बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मेरा है वो, और हमने क्या, सॉरी, ये यहां पे लिया 90,000, और इसमें टैक्स एक्सपेंस को लेस कर देता हूं, तो टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा जी, यस, जो अभी आपने जर्नल एंट्री पास किया, देखो एक्सपेंस डेबिटेड 28,500 से। अब अगर आप इसमें से लेस करो तो 61,500 इज द नेट प्रॉफिट। अब जब मैं एक्सट्रैक्ट बनाता हूं एसओएफपी का, यहीं पे बना लेता हूं एसओएफपी का, तो ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी आएगी मेरी कितनी अमाउंट की, बोलिए, करंट टैक्स प्रोविजन, $28,500 की या 27,000 की? 27,000। जी बिल्कुल। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसका लेजर बना के देख लो। देखो मुख्तसर सा लेजर बना रहा हूं इस साल का। पहला, जब भी कोई लेजर ओपन करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस लाते हैं ना, ये लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस हुआ क्रेडिट। फिर आपने ये वाली एंट्री पास की, इसमें प्रोविजन हो रही है डेबिट, मैं सर अमाउंट्स लिखा। फिर आपने साल के एंड पे ये एंट्री बनाई, इसमें प्रोविजन हो रही है क्रेडिट। अब बैलेंस करके देख लो, आपके सामने 27 आएगा, क्योंकि साल का एंड तो एज एट होता है। असल में वो जो पिछले साल का टैक्स है वो इसकी वजह से ये फर्क आया। पिछले साल 22,500 ही मेरा टैक्स एक्सपेंस था, 22,500 ही करंट टैक्स था, बिकॉज देयर इज नो अंडर और ओवर प्रोविजन। यहां पर आप देखो तो टैक्स एक्सपेंस 28,500 है, करंट टैक्स 27,000 है। ये डेफर्ड टैक्स की वजह से नहीं है, क्योंकि डिफरेंस तो है ही कोई नहीं। ये डिफरेंस जो आ रहा है ये अंडर या ओवर प्रोविजन की वजह से आ रहा है। अब इससे आखिरी बात जो मैं करने लगा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस साल की, और वो ये है कि मैं इसका ईटीआर निकालता हूं। ईटीआर का मतलब है इफेक्टिव टैक्स रेट। इससे पहले मैंने दो लफ्ज आपसे डिस्कस कर लिए हैं, एटीआर और एफटीआर। नाउ थर्ड इज ईटीआर, इफेक्टिव टैक्स रेट। जरा इस साल का इफेक्टिव टैक्स रेट निकालते हैं। इफेक्टिव टैक्स रेट का मतलब है कि मेरा टैक्स इनकम के कितने परसेंट है। मेरा टैक्स है 22,500, ये 2017 का, डिवाइडेड बाय 75,000 इनटू 100। अगर इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये 30% आ रहा है, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू एटीआर। अच्छा आगे चलिए, अगले साल मेरा टैक्स कितना आ रहा है, 28,500 अगेंस्ट एन इनकम ऑफ 90,000। अब इसकी कैलकुलेशन करिएगा कितने परसेंट आता है, 32% approximately. It means it is not equal to ATR. जहां ETR और ATR इक्वल हो वहां रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं होती। जहां ATR ETR इक्वल नहीं होता वहां रिकंसिलिएशन होती है। तो इसका मतलब इस साल के एंड पे मुझे रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स भी बनानी, अभी नहीं बनाऊंगा ये, लेकिन एक चीज याद रख लो अभी से, रिकंसिलिएशन में जो पहली आइटम आएगी वो इसकी वजह से आती है। पहला डिफरेंस वो आता है ना दोनों प्रॉफिट टैक्सेस का, वो अंडर और ओवर प्रोविजन की वजह से आता है। बाकी भी जैसे जैसे आते जाएंगे ये रिकंसिलिएशन बड़ी होती जाएगी।
अभी मैं सिर्फ आपको यहां पे अंडर और ओवर प्रोविजन का मैकेनिज्म समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह मूव करता है, ठीक है जी। अब इसी तरह अब अगर मैं इससे अगले साल में आता हूं 30 जून 2019, अब मैं असेसमेंट करता हूं, असेसमेंट आती है मेरे पास, पिछले साल की आएगी ना, इस साल की असेसमेंट इस साल में जो आ रही है ऑब्वियसली वो पिछले साल की है। मैं कहता हूं जी इसमें जो असेसमेंट आ रही है वो 26,000 है। मेरी लाइबिलिटी कितनी है बोलो? 27,000। 28,500 नहीं, वो एडजस्टमेंट थी। 27,000 और टैक्स वाले कहते हैं जी आप 26 पे करो, और कोई रीजन नहीं है, यानी कोई डिफरेंस की वजह से नहीं है, ठीक है। अब जैसे 26,000 बनता है तो मैं पे इतना ही करूंगा ना, तो एंट्री क्या आएगी? प्रोविजन डेबिट, वही एंट्री, प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट बाय 26,000। अच्छा जी, साल के एंड पर अब मैं एंड ऑफ द ईयर इस साल का प्रॉफिट निकालता हूं। इस साल का जो प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स वो मेरा 100,000 है। इस पे मेरा करंट टैक्स कितना बनेगा? एट अ रेट ऑफ 30%, 30,000। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि पिछले साल में जो प्रोविजन थी वो अंडर स्टेट थी या ओवर स्टेट? अंडर प्रोविजन थी। आर यू श्योर? पिछले साल प्रोविजन कितनी क्रिएट की थी? 27 ओवर थी सर। ये वाली प्रोविजन होती है 27, और मैं पे कितना कर रहा हूं, असेसमेंट कितनी हुई है 26, तो प्रोविजन ज्यादा ना हुई। दिस इज ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स, और ओवर प्रोविजन को हमने प्लस नहीं करना, माइनस करना है। जी सर, 1,000 इसमें से माइनस कर दो। जी सर। चलो मेरे खिलाफ। अच्छा, अब इसमें से जब मैं लेस करूंगा 1,000 तो आंसर इज 29,000। तो अब मैं एंट्री जो पास करूंगा, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर करंट टैक्स क्रेडिट, कितने से एंट्री पास करूंगा? 29,000 से, जैसे वहां की है। अच्छा, जब मैं अब एक्सट्रैक्ट बनाता हूं एसओसीआई का, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना आएगा? 100,000 और टैक्स एक्सपेंस 29,000। 29,000, तो ये 71 हो गया नेट प्रॉफिट। तो ये भी बताइएगा कि मेरा एसओएफपी में कितनी अमाउंट आएगी? 30,000, और वो करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब एक और चीज, ईटीआर निकालें। ईटीआर 29,000 डिवाइडेड बाय 100,000, विच इज वेरी सिंपल, 29,000। अगेन इट इज नॉट इक्वल टू ATR because of शाबाश, because of over अंडर ओवर। ठीक हो गया। ठीक है, जब भी डिफरेंस आता है अंडर या ओवर प्रोविजन में आता है। चलिए जी बच्चों, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, क्लास में बंद कर, टाइम इज ओवर।